हेलो दोस्तों, रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह और ये हमारा इतिहास की कहानियों का सेगमेंट है। अब आप लोग बोलेंगे बड़ी दिनों बाद सर को इतिहास की कहानियों के सेगमेंट की याद आई। तो जी भैया, थोड़ा बिजी हो गए थे, आपकी क्लासें चल रही थी। इसमें जो कहानियों का सेगमेंट था ये थोड़ा हमारा पीछे चला गया है। अब हम आपको आज अपनी एक नई कहानी सुनाने वाले हैं। अभी हम अपनी एनसीईआरटी क्लास में पढ़ रहे थे क्रांति, और क्रांति के अंतर्गत हमने फ्रांस की क्रांति देखी थी, रूस की क्रांति देखी थी और साथ में हमने नाथसीवाद को देखा। लगातार विद्रोह हो रहे थे तो मुझे भी लगा कि कहीं आप लोग यानी कि रिजल्ट मित्र की जो सेना है ये भी कहानियों की डिमांड के पीछे विद्रोह ना कर दे, तो इनको क्या है, जल्दी से एक कहानी सुना देनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर मैं उपस्थित हूँ अपनी एक नई कहानी के साथ में, और ये कहानी है एक बालक की। बालक कौन, क्या नाम था, इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। अभी केवल इतना समझ लीजिए, एक बालक था आपकी तरह। और ये भी क्या था, ये भी थोड़ा उद्दंड टाइप का था। जैसे कि आप लोग हैं, आप लोग थोड़ा ज्यादा उद्दंड हैं, ये बालक थोड़ा कम उद्दंड टाइप का था। ठीक, तो इस बालक ने क्या किया, इस बालक ने अपने अपमान के लिए ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने क्या किया, इसने एक पूरे साम्राज्य को ही खत्म कर दिया और उसकी जगह एक नए साम्राज्य की स्थापना कर दी। अब आप लोगों में से कई लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात करने वाला हूं, और कई लोग समझ नहीं पाए होंगे। जो नहीं समझ पाए होंगे वो आगे जाके समझने वाले हैं। ठीक, अब आप लोग बोलेंगे कि उद्दंड बालक क्या है, एक काम तो हम भी चुटकियों में कर सकते हैं किसी साम्राज्य को खत्म करके। हाँ भैया, तो आप लोग तो बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप लोग दिन में 4 से 5 बार तारे तोड़ने वाली कसम खा सकते हैं, वो भी अलग अलग लोगों के लिए, तो आप लोग क्या नहीं कर सकते, है ना। तो ये उद्दंड जो बालक था आपके सामने तो तुच्छ प्राणी होगा, है ना। आप लोग थोड़े ज्यादा उद्दंड हैं। तो ये सब चीज को छोड़ के हम आते हैं अपनी कहानी पर। आज की हमारी कहानी है प्राचीन काल के भारत से संबंधित, और किससे, मगध वंश से संबंधित। मगध वंश पर एक शासक एक वंश था जिसको हम बोलते हैं नंद वंश के नाम से। किसको बोलते हैं, जो शासन यहाँ पर स्थापित था इसको नंद वंश के नाम से जानते हैं। इसी समय एक बालक था, बालक छोटी अवस्था में था, अपने अपने घर पर रहता था माता पिता के साथ में। और ये कहानी आपकी है 400 ईसा पूर्व के आसपास की। ये जो बालक था निर्धन परिवार से बिलोंग करता था, मतलब इनकी जो पारिवारिक स्थिति थी काफी माली थी, लेकिन ब्राह्मण बालक था। तो क्या हुआ, तो धीरे धीरे ये अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो एक बार ये बालक अपनी माँ के पास में बैठा था। जब ये माँ के पास में बैठा था तो इसकी माँ ने अपने बच्चे से बोला कि बेटा तुम आगे जाके क्या करोगे, तुम आगे जाके एक बड़े साम्राज्य को नियंत्रित करोगे। बेटा खुश होता है लेकिन माँ रोने लगती है। बेटा पूछता है माँ से, माँ क्या हुआ, जब मैं इतने बड़े साम्राज्य पर नियंत्रण करूंगा तो हमारी आर्थिक जो स्थिति है वो भी सुधर जाएगी, फिर इसमें रोने की बात क्या है। तो माँ बोलती है कि जैसे ही तुम अपना शासक बनोगे या फिर एक बड़े साम्राज्य को नियंत्रित करोगे, तुम क्या है, तुम अपने परिवार को यानी कि मुझे भूल जाओगे। तो बालक अपनी माँ से पूछता है, आपने इस चीज का अंदाजा कैसे लगा लिया, अभी तक तो कुछ हुआ भी नहीं है और आपने इस चीज का अंदाजा लगा लिया कि मैं आपको भूल जाऊंगा। तो माँ बोलती है कि हाँ, मैंने इस चीज का अंदाजा लगा लिया। बालक पूछता है कैसे, माँ बोलती है कि तुम्हारे जो आगे के 2 दांत हैं इनके द्वारा मैंने तुम्हारा भविष्य को जाना है। तो अब भारतीय इतिहास में आप देखेंगे या भारत के संदर्भ में आप देखेंगे तो यहाँ पर इतिहास जानने की कई सारी प्रतिक्रियाएं देखी गई हैं। माथों की माथे की लकीर देख के कोई इतिहास बता देता है आपका, यानी भविष्य जो होगा वो बता देता है। कोई हाथों की लकीर देख के आपके भविष्य को निर्धारित कर देता है ना। तो इस प्रकार की पद्धति हमारे देश में चलती रही है, कोई नई बात नहीं है। तो इस चीज को छोड़ के हम आते हैं आगे। जब माँ ने बोला कि आप तुम्हारे 2 दांत देख के हमने आगे के तुम्हारे भविष्य को यहाँ पर देखा है, जिसमें ये बताया गया है कि तुम एक बड़े साम्राज्य को नियंत्रित करोगे और अपनी माँ को भूल जाओगे। तो बच्चा क्या है, बाहर जाता है, पत्थर उठाता है, पत्थर के से अपने आगे के दोनों दांतों को तोड़ देता है और फिर माँ के पास आता है। माँ से बोलता है, माँ देखिए अब तो ना रहे दांत, ना मैं शासक बनूंगा, ना साम्राज्य को नियंत्रित करूंगा, ना ही मैं आपको छोड़ कर जाऊंगा। लेकिन जो लिखा हुआ था वो तो पूरा होना ही है ना। तो आगे जाकर क्या हुआ, आगे जाकर ये बालक बहुत ही प्रतिभा का धनी निकला, पढ़ने में काफी तेज था। तो पढ़ने के लिए इसको भेजा जाता है तक्षशिला। तक्षशिला क्या, तक्षशिला उस समय का एक जाना माना विद्या का केंद्र था। जैसे आज हम बात करते हैं ना दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज की, तो ये भारत में सबसे पुरानी सबसे पुरातन यूनिवर्सिटी थी, तो जिसमें दुनिया में इसके ज्ञान का डंका बजता था। अगर हम प्राचीन जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनकी बात करें, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला, ये 3 हमें भारत में देखने को मिलती हैं। और तीनों अपने समय की क्या थी, तीनों अपने समय की टॉप यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी। अब यहाँ पर तक्षशिला में ये बालक क्या है, ये बालक अध्ययन करने लगता है। फिर यहाँ पर ये क्या, कई प्रतिभाओं को अपने अंदर समायोजित करता है और एक प्रकांड पंडित के तौर पर इसकी पहचान होती है। जब तक्षशिला में अपने पूरे कार्य को निपटा लेता है, फिर आगे के कार्यकलापों के लिए जाता है। कहां पर, आगे के कार्यकलापों के लिए जाता है ये मगध में।
यानी कि मगध की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, वहां पर जाता है। मगध में भी, पाटलिपुत्र में भी एक ऐसा ही शिक्षा का केंद्र था, वो भी अपने समय क्या था, वो भी अपने समय काफी प्रसिद्ध था, काफी प्रतिष्ठित था। जब ये अपने समय अगले केंद्र पर पहुंचता है, यानी कि पाटलिपुत्र पहुंचता है, पाटलिपुत्र में ये जो अध्ययन विश्वविद्यालय था वहां पर क्या अध्ययन करने लगता है, कार्यरत होने लगता है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे आते हैं। इसी समय धनानंद नाम का एक नंद वंश शासक क्या करता है, नंद वंश शासक अपनी जो मगध है उस पे ऊपर शासन करने लगता है। वंश कौन सा था, नंद वंश था, याद रखना। ठीक, अब ये जो धनानंद है इसके बारे में कहा जाता है ये बड़ा ही किस प्रकार का लालची किस्म का शासक था, और लोगों के ऊपर अत्याचार कर करके उनको मार पीट कर काफी धन एकत्रित करके रखा था। जब इसने धन एकत्रित किया तो आपको पता होगा कि व्यक्ति अपने युवावस्था में कई प्रकार के क्या है कृत्य करता है, लेकिन जब उसकी वृद्धावस्था आती है तो वृद्धावस्था में जैसे ही तरफ बढ़ने लगता है तो अपने कर्मों का पश्चाताप करने की व्यवस्था करने लगता है। समझ जाता है कि अब क्या है, भगवान कभी भी बुला सकते हैं, तो पश्चाताप करना प्रारंभ कर ले तो ऊपर जाके उतने ही कम कष्ट हमें झेलने पड़ेंगे। तो इसी मानसिकता के तहत धनानंद भी, जो उसने धन लूटा था, जिसके द्वारा उसने एक अपार धन संपदा इकट्ठी कर ली थी, उसके द्वारा आप क्या करेगा, एक दान विभाग की स्थापना करेगा। अब ये जो दान विभाग है इसके तहत आपको देखने को मिलेगा प्रति वर्ष 1 करोड़ तक की मुद्रा का दान किया जाना था। और ये जो दान विभाग था ये अपने उसने जो धनानंद था उसने अपने साम्राज्य के अंतर्गत स्थापित किया था। और इसके लिए जो अध्यक्ष होता था इसका, वो एक ब्राह्मण होता था। तो इसके पद के लिए एक ब्राह्मण की खोज शुरू हुई तो पता पड़ा उस समय तक, देखिए जब खोज शुरू की गई थी उस समय तक जो कौटिल्य है, इन्हें आप कौटिल्य कह दीजिए, इन्हें आप चाणक्य कह दीजिए, एक ही व्यक्ति हैं। इन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को इतना यहाँ पर उभार लिया था कि एक जाने माने ब्राह्मण की स्थिति में आ चुके थे। तो क्या होगा, तो आगे जाकर इनको ही लोग बुलाएंगे और इनकी स्थापित कर दे कहां पर, इस दान विभाग के अध्यक्ष के तौर पर। अब यहाँ पर जो धनानंद है उसे पता है कि चाणक्य नाम का एक व्यक्ति जिसको धनानंद, जिसको क्या है, जिसको कोषाध्यक्ष बना दिया गया है इस विभाग का, बस कभी वो मिला नहीं था। किससे, चाणक्य से। और चाणक्य अपने कार्य को बड़े ही कुशलता पूर्वक करने लगे और कुछ ही समय में धनानंद की पूरे साम्राज्य में बाय बाय होने लगे कि कितना बड़ा बादशाह है, कितना बढ़िया शासक है, लोगों को क्या करता है, लोगों को धन बंटवा रहा है फ्री में। ठीक है, तो अब यही तो होता है कि हमारे यहाँ पर कि आप 5 साल तक कुछ काम नहीं कीजिए, इलेक्शन के सामने बाद पहले 6 महीने आप अच्छे से काम कर दीजिए तो लोग क्या है आपके बाय बाय करने लगते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर स्थिति आपको देखने को मिलेगी। जिस व्यक्ति ने पूरी उम्र लूटा, लास्ट में उसने कुछ वर्ष क्या किया, दान का विभाजन किया, तो जनता उसकी तरफ हो गई। जब इतनी सारी बाह होने लगी तो अब धनानंद की भी इच्छा हुई कि ऐसे व्यक्ति कौन है, ऐसे महापुरुष जिसने कुछ ही समय में मेरी छवियों को क्या है फिर से यहाँ पर जीवित कर दिया है और यहाँ पर मुझे एक खलनायक से नायक में परिवर्तित कर दिया है। उससे मिलने, यानी कि कौटिल्य से मिलने की धनानंद की इच्छा यहाँ पर हुई। धनानंद बैठा था अपने दरबार में, धनानंद के सैनिक जाते हैं, कौटिल्य को ससम्मान लेकर आते हैं दरबार तक। लेकिन यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, विद्वान थे कौन, चाणक्य, विद्वान नहीं थे, प्रकांड पंडित थे, सभी चीजों का ज्ञान था, लेकिन सकल से कुरूपी थे। क्या थे, सकल थोड़ी इनकी सही नहीं थी, सकल से कुरूपी थे, यानी रूप सही नहीं था इनका, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। इसमें मेरी तरफ से कोई अलग से नहीं कहा जा रहा, ठीक है, ऐसे आप ग्रंथ पढ़ोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, है ना। तो ये सकल से कुरूपी थे। जब इनको धनानंद के सामने ले जाया गया या फिर सम्मान ले जाया गया तो वहां पर धनानंद इनकी शक्ल को देख के क्या है, एक तरफ से गुस्से से लाल हो गया कि इतना क्रूपी ब्राह्मण, वो भी मेरे साम्राज्य में होता तो ठीक होता, वो भी मेरे महल के अंदर मेरे नियंत्रण में काम कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। और भरी सभा में क्या करता है, भरी सभा में चाणक्य की यहां पर बेइज्जती करना प्रारंभ कर देता है। चाणक्य थे प्रकांड पंडित, अपनी काबिलियत को जानते थे, धनानंद की काबिलियत को जानते थे। क्रोध में आते हैं, क्रोध में आते ही श्राप देते हैं और अपनी जो केस थे, यानी कि पंडित बड़ी सी इनकी चोटी हुआ करती थी, जैसे कि आप पीछे इमेज में देख रहे होंगे, इस चोटी को खोलते हैं और प्रतिज्ञा लेते हैं कि धनानंद तुम जितने अधर्मी शासक हो, तुम्हारे धर्म को मैंने, तुम एक तो अधर्मी हो, दूसरे तुम कुलहीन हो, यानी तुम्हारा जो कुल है वो निम्न कुल का है। अगर मैंने तुम्हारे कुल का सफाया ना कर दिया और मैंने तुम्हारे धर्म, तुम्हारे वंश को खत्म करके एक नए वंश की स्थापना ना कर दी मौर्य वंश पर, तो मैं अपनी चोटी ता उम्र नहीं बांधूंगा, इसी प्रकार से अपने केसों को खोल के रखूंगा। याद आया कुछ इसी प्रकार की प्रतिज्ञा महाभारत में किसने ली थी। तो अब आगे चलते हैं अपनी कहानी में, ठीक। तो इस प्रकार की प्रतिज्ञा लेते हैं और महल से बाहर चले जाते हैं। जब महल से बाहर जाते हैं कुछ दिन तक किसी एक ऐसे व्यक्ति की खोज में थे
जिसके अंतर्गत इतनी प्रतिमाएं हो, जिस व्यक्ति में इतनी प्रतिमाएं विद्यमान हो, जिससे एक बड़े साम्राज्य को क्या चुनौती दी जा सके, ऐसे व्यक्ति की खोज में पूरे देश में ये भ्रमण करने लगते हैं। रास्ते में जा रहे होते हैं, तभी इनको कुछ बच्चे एक खेल खेलते हुए मिल जाते हैं। क्या? कुछ बच्चे इनको एक खेल खेलते हुए मिल जाते हैं। अब ये बच्चे कौन थे? ये बच्चे इन्हीं के जो मगध वंश था, उसी के साम्राज्य के अंतर्गत एक छोटा सा गांव थे, उसमें रहते थे। अब इसमें खेल क्या हो रहा था? एक बालक था जो पत्थरों के सिंहासन पर बैठा था, नीचे छोटे मोटे बालक और थे। छोटे मोटे जो बालक थे वो जाते हैं बड़े बालक, जो बालक सिंहासन के ऊपर बैठा था उसके पास में। सभी समान उम्र के थे। खेल चल रहा था एक साथ, जैसे हम लोग खेलते हैं ना, छोटे चोर सिपाही खेलते हैं, राजा पुलिस खेलते हैं, कोई राजा बन जाता है तो एक सिंहासन में बैठ जाता है, उसी प्रकार से बालक बैठा था पत्थरों के सिंहासन पे। जो और संघ के साथ के बालक थे वो लोग जाते हैं उसके पास में और अपनी अपनी अलग अलग प्रकार की समस्याएं उसके सामने रखते हैं, और वो बालक बड़े ही कुशलता पूर्वक सभी बालकों की बात सुनता है और एक एक करके सभी की समस्याओं का कुशलता पूर्वक क्या करता है? समाधान भी करता है। यहां से शुरू होती है उस बालक की जिंदगी में परिवर्तन। परिवर्तन कैसे? कौटिल्य या फिर चाणक्य, कुछ भी बोल दीजिए, दोनों एक ही व्यक्ति है, पहले भी मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो यहां पर चाणक्य की नजर पहुंचती है बालक के ऊपर, और बालक को इसी प्रकार पहचान लेते हैं कि हाँ, इस बालक में कुछ ना कुछ विशेष गुण है। बालक के माता पिता से अनुमति लेते हैं, बालक को लेके जाते हैं कहां पर? नालंदा। नालंदा उस समय क्या है? शिक्षा का महान केंद्र था। वहां पर 7 वर्ष तक कौटिल्य अपने संरक्षण में उस बालक को रखते हैं, उस बालक की शिक्षा दीक्षा करवाते हैं, अस्त्र शस्त्र की विद्या देते हैं, और एक बड़ा ही योद्धा के तौर पर उसको यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है अलग अलग विद्वानों के द्वारा। क्योंकि जो नालंदा था उसमें जो आपके कौटिल्य थे, ये एक बड़े ही अध्यापक थे, तो पहचान इनकी अच्छी खासी थी, साम्राज्य से निकल के आए थे, तो उसका भी प्रभाव इनके व्यक्तित्व पर था। अब बालक जो था, क्या था? बालक काफी यहाँ पर होशियार हो चुका था, सभी चीजों को यहाँ पर सीख चुका था। इसी के मध्य में भारत पर होता है सिकंदर का आक्रमण, जैसा कि आपको पता है, लेकिन वो क्या है, युद्ध करके भारत के बाहर ही बाहर चला जाता है, सेना भारत में आने से मना कर देती है। जो भी कारण रहे हो वो हम अपनी अगली कहानी में देखेंगे, किसी और कहानी में देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? अभी हम बात कर रहे हैं धनानंद की, कौटिल्य की और चंद्रगुप्त मौर्य की। अब बालक का नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य है। अब यहां पर बात आती है कि ठीक है, यहां पर प्रशिक्षण हुआ, शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा दी गई, सब कुछ हो गया, बालक अब युवावस्था में आ गया। अब किस प्रकार से धनानंद को चुनौती दी जाए? तो इसके लिए कौटिल्य पूरा एक षड्यंत्र रचते हैं, और षड्यंत्र के तहत ही यहाँ पर क्या किया जाता है? षड्यंत्र के तहत ही यहाँ पर जो धनानंद था, इसको फिर से साम्राज्य के सामने क्या है, उसकी सारी हकीकत खोली जाती है, जिससे धनानंद क्या उग्र हो जाता है। और इसी के साथ में आप देखेंगे कौटिल्य ने पूरी व्यवस्था करके रखी थी, यानी कि एक तो पूरा मगध साम्राज्य था जो ताकतवर था, तो 2 व्यक्ति तो देखो कितने भी प्रतिभावान हो, पूरे साम्राज्य की सेना से लड़ नहीं सकते थे। तो कौटिल्य ने क्या किया? आदिवासियों को इकट्ठा किया, जनजातीय लोगों को इकट्ठा किया, और छोटे छोटे जो साम्राज्य थे इनको इकट्ठा किया, इन सबको इकट्ठा करके एक सेना का निर्माण किया। और सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? सेना का नेतृत्व कर रहा था चंद्रगुप्त मौर्य। और शिक्षा कौन दे रहा था? नेतृत्व करने की सलाह कौन दे रहा था? ये दे रहे थे उस समय के सबसे बड़े, एक तरह से हम बोलते हैं नीतिकार। कौन? चाणक्य। युद्ध होता है, युद्ध में जो आपके, अब देखिए, डायरेक्ट किसी बड़े साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध करना तो मुश्किल है, क्या बड़े किसी साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध करना तो मुश्किल है। तो छोटे छोटे आसपास के जो क्षेत्र होते थे उन पर पहले नियंत्रण स्थापित किया गया। जब उन पर नियंत्रण स्थापित किया गया तो फिर यहां पर इनके सामने भी एक अच्छा खासा इनके नियंत्रण में साम्राज्य आ चुका था। किसके नियंत्रण में? कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य के नियंत्रण में। फिर ये लोग सीधे सीधे चुनौती देते हैं किसे? मगध साम्राज्य को, यानी कि धनानंद को, और धनानंद को युद्ध में पराजित भी कर देते हैं। और जब पराजित करते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर नंद वंशों की स्थापना जो थी आपकी पाटलिपुत्र पर या फिर मगध के ऊपर, वो समाप्त हो जाती है, और यहाँ पर एक नया वंश आ जाता है। कौन सा? एक नया वंश आ जाता है यहाँ पर, मौर्य वंश। इसी वंश के आगे शाखा में देखने को मिलते हैं कौन से? बिंदुसार और महान सम्राट अशोक।
अब जब यहाँ पर साम्राज्य स्थापित होता है तो देखिए साम्राज्य स्थापित होने के लिए क्या होता है, जब आदमी एक अवस्था से निकलकर दूसरी अवस्था में पहुंचता है तो क्या होता है उसे, जब अपनी पुरानी चीजों को छोड़कर नई अवस्था में पहुंचता है तो क्या एक तरह से उसे घमंड आना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर घमंड वाली बात नहीं थी, साथ में कौन थे, साथ में थे प्रकांड पंडित, कौन, चाणक्य। चाणक्य क्या करेंगे, चाणक्य यहाँ पर बताएंगे यहाँ पर किसे, चंद्रगुप्त मौर्य को शासन अपना कैसे चलाना है, इसीलिए एक पूरी किताब लिखेंगे। किताब का नाम हुआ क्या, अर्थशास्त्र। अब नाम सुन के ये मत समझ लेना इसमें आपको जीडीपी और जीएनपी की चीजें मिलेंगी या फिर बैंकों के राष्ट्रीयकरण की चीजें मिलेंगी, न भैया, ये नाम के ही केवल इकोनॉमी का अर्थशास्त्र है। संबंध इसका हुआ किससे, संबंध इसको राजकीय व्यवस्था से, राज व्यवस्था से, किस प्रकार से एक साम्राज्य को यहाँ पर चलाया जाता है, किस प्रकार से एक शासक अपने साम्राज्य को और अच्छे तरीके से चला सकता है, राजा के कर्तव्य क्या होते हैं प्रजा के प्रति, राजा के कर्तव्य क्या होते हैं अपनी प्रतिष्ठा के प्रति, ये सारी चीजें इस किताब में लिखता है। और एक प्रकार से क्या करेगा, एक प्रकार से बन जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री और उस समय उसका सबसे बड़ा नीतिकार। लेकिन इतने बड़े पद पर भी पहुंच के किसी भी सुविधाओं का प्रयोग नहीं करेगा, बाहर एक झोपड़ी में रहेगा, साधारण भोजन को करेगा, साधारण जीवन व्यतीत करेगा। क्यों, क्योंकि माँ ने कहा था कि तुम शासक बनते ही क्या करोगे, मुझे भूल जाओगे। उस नीति को अभी भी वो अलग जानता था, उस नीति को अभी भी ये पालन कर रहा था। इसी के तहत कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बताया था कि जो राजा का आज्ञा होती है, फिर राजा का जो आदेश होता है, उस आदेश का मूल्य प्राचीन ग्रंथों, चाहे वो महाभारत हो चाहे वो हमारे धर्मशास्त्र हो, उनसे कहीं बढ़ के होता है। इसलिए हमेशा क्या करना है, लोगों की भलाई के लिए कार्य करना है। तो इस कहानी से हमें क्या पता चलता है, इस कहानी से हमें पता चलता है कि जब आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है तो एक व्यक्ति अपनी प्रतिभा के बल पर ऊंचाई से ऊंचाई पर पहुंच जाता है। समझे, इसी कहानी के साथ में आज की इस जो आपकी सेगमेंट है इसको हम खत्म करते हैं। जल्द ही मिलेंगे आपसे अपनी अगली कहानी के साथ में, जिसमें हम आपको इतिहास की और कोई नई दिलचस्प कहानी सुनाएंगे। ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, इससे संबंधित हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी नहीं, जब वीडियो खत्म हो जाए, अभी आप बताओगे तो जैसे ही वीडियो खत्म होगा सारे कमेंट आपके हवा हो जाएंगे, है ना। तो जब वीडियो खत्म हो जाए, क्लास खत्म हो जाए, उसके बाद बताइएगा, जिससे हम आपके लिए आगे और भी इसी प्रकार की कहानी लेते आते रहें। तो इस सेगमेंट को यहीं पर खत्म करते हैं, जल्दी मिलेंगे आपसे अपनी अगली कहानी के साथ में। और अगर आपको कोई ऐसी कहानी सुननी है जिसके बारे में आपको इतिहास में सुना हो, आपने जिसके बारे में जानते हो, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जल्दी ही हम आपको उससे संबंधित जो टॉपिक आप बताएंगे उससे संबंधित भी हम यहाँ पर कहानी आप सामने लेकर उपस्थित होंगे। तो खुश रहिए, पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए, बने रहिए रिजल्ट मित्र के साथ में। चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं अभय प्रताप सिंह इस क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।